हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। दिस इज अगुरुषि मैम, स्वागत करते हैं आप सभी का रैंक प्लस 9th and 11th चैनल पे। आज है हमारा केमिस्ट्री का सेकंड सेशन, दैट इज अ न्यू चैप्टर, क्योंकि हमने पिछले सेशन में ऑलरेडी एक चैप्टर कर लिया है केमिस्ट्री का, दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो आज के सेशन में हम दूसरा चैप्टर करेंगे ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। हमेशा की तरह एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी जो कि एग्जाम में हाईली एक्सपेक्टेड है। तो अभी जो हमारा टाइम होता है जिसमें हमें फटाफट से रिवीजन करना होता है, और यार कोई ऐसा चाहिए जो हमें ना बता दे कि यार ये पढ़ के जा, खाली इतना पढ़ के जा जो एग्जाम में आने वाला है। तो बस यही सेशन है, आज का जो सेशन है वो वही सेशन है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस जो है, और ऐसे क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ जिससे आपका पूरा चैप्टर बहुत ही लिमिटेड समय में हो जाएगा खत्म, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को 1.5x में कर देना ताकि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाए, वो भी एकदम चुटकी में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये है मेरा क्विक इंट्रोडक्शन, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही असर्शन रीजन आ गया है। असर्शन रीजन बच्चों बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको, आई नो कि आपको असर्शन रीजन सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बिकॉज समझता नहीं है, मतलब ऐसा ट्रिकी लगता है कि असर्शन में ये लिखा है, ठीक है, पहले तो स्टेटमेंट समझने में टाइम लगता है, फिर स्टेटमेंट समझ गया पर इसमें ट्रिकी लग रहा है, ये ट्रू होगा फॉल्स होगा। अच्छा रीजन हो गया तो रीजन का जो स्टेटमेंट वो लोग देते हैं वो भी एकदम ट्रिकी फ्रेम करके देते हैं, जिससे हमें पहले तो समझने में ही मुश्किल हो जाती है, एंड देन वी हैव टू थिंक कि ये रीजन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। सो देयर आर टू मच मतलब थिंकिंग इन्वॉल्व। तो इसलिए हम असर्शन रीजन अच्छी तरीके से कैसे करना है उसका अप्रोच मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एकदम सिंपल से हम करेंगे, एकदम आसानी से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ज़रा भी घाई नहीं, अपने को अच्छे से करना है, ठीक है। पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से करना है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से करना है। तो क्वेश्चन पे आप खाली ध्यान मत देना, क्योंकि मैं कोई भी सेशन में खाली क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ, मैं सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ एज़ कम्पेयर टू द क्वेश्चन विच आई एम शोइंग टू यू। तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं रखना, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ज़्यादा फोकस रखना, ठीक है। तो अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे तो यहाँ पे आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पे जाके आप पिछले सारे सेशंस मेरे देख सकते हो, ठीक है। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों के सेशंस आपको यहाँ पे आई बटन में दिख जाएंगे, ओके। तो चलो असर्शन क्या दिया गया है, ऑल होमोजीनियस सब्सटेंसेस आर प्योर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, है ना। अगर वही उसी में क्लैरिटी नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन करके मतलब नहीं है। और मैं आपको बड़बड़ करूँ भाई प्योर ये होता है, इम्प्योर ये होता है, होमोजीनियस ये होता है, हेट्रोजीनियस ये होता है, आपके सर के ऊपर से जाएगा, है ना, बाउंसर जाएगा। तो वैसा बाउंसर वाली चीज़ें तो हमें करनी नहीं है, इसलिए एकदम अच्छे से हम डिटेल में करेंगे स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, ठीक है। जैसे वन शॉट में कैसे होता है, स्टार्टिंग में बेस से सिखाती हूँ ना, वैसे ही बेस से मैं ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपको बेस से सिखाऊंगी, कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर करके रहूंगी। तो सबसे पहले तो मैटर, हम ये चैप्टर में सबसे पहले तो मैटर का बाइफिकेशन समझते हैं, राइट। सबसे पहले एनसीईआरटी लिखती है कि मैटर के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है प्योर, दूसरा होता है इम्प्योर। इम्प्योर वर्ड यूज नहीं करते हैं पर मिक्सचर वर्ड यूज करते हैं, राइट, ये सभी को पता है। एक तो होता है प्योर, दूसरा होता है इम्प्योर यानी मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस यानी क्या, उसमें केवल दो प्रकार आते हैं, ठीक है। प्योर अगर आपको पूछे तो प्योर में आपको बेटा खाली आपको दो सब्सटेंसेस याद रखने हैं, एक तो होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड, ठीक है, याद रहेगा। प्योर सब्सटेंसेस में क्या आएगा, एक तो होगा एलिमेंट, दूसरा होगा कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड के सिवा कोई भी इस जीवन में प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, ठीक है, सब मोह माया है, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज कमिंग अंडर मिक्सचर, दैट इज इम्प्योर, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा डार्क कलर लेते हैं, इम्प्योर, ठीक है, मिक्सचर यानी इम्प्योर। अब प्योर सब्सटेंसेस मैंने जैसे कहा आपको कि एक तो होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। तो एलिमेंट यानी क्या और कंपाउंड क्या यानी क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो एलिमेंट यानी क्या, सिंगल, ठीक है, सिंगल लाइफ, ठग लाइफ।
तो एलिमेंट में क्या आएगा, सिंगल लाइफ, सारे सिंगल सिंगल सिंगल, जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कॉपर, मतलब जो भी खाली एलिमेंट, जो पीरियोडिक टेबल लिखते हैं ना हम लोग, उसमें जो भी प्रेजेंट है ना वो सारे क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट है। एलिमेंट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, H2 हो गया, O2 हो गया, तो ये मॉलिक्यूल है पर है क्या, एलिमेंट। ठीक है, समझ गया। तो एलिमेंट किसको बोलते हैं, ये सबको, जो कि हम और उसको बाइफोकेट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। ठीक है, और तोड़ नहीं सकते। आप बोलोगे मैम O2 को तो तोड़ सकते हैं हम लोग, H2 को तो तोड़ सकते हैं, नो डाउट तोड़ सकते हैं, पर वो है तो यार टूट के तो वही बन रहा है ना। अब हाइड्रोजन को अगर मैं तोड़ूंगी तो फिर वो निकल के तो हाइड्रोजन ही बन रहा है, तो उसमें मैंने तोड़ के क्या ही कर दिया, समझ रहे हो। तो तोड़ना मतलब एज ए नॉट अलग अलग कर देना, तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को हम और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं विथ फिजिकल प्रोसेस। आप समझ रहे हो, फिजिकल प्रोसेस लिखना बहुत जरूरी है। अगर मैं बोलूँ कि प्योर सब्सटेंसेस को आप खाली और तोड़ नहीं सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बिकॉज केमिकली मैं तोड़ सकती हूँ। अगर मैं बोलूँ H2O, ठीक है, H2O दैट इज वाटर, ये क्या आ जाएगा, ये कंपाउंड में आ जाएगा। मैंने तो कहा कि प्योर सब्सटेंस यानी क्या, कि दोज कैन नॉट बी फर्दर सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। हाँ, तो सही है, तो सही स्टेटमेंट है, बिकॉज आई हैव मेंशन्ड फिजिकल प्रोसेस। आप समझ रहे हो, आपके एग्जाम में मार्क्स क्यों कटते हैं, बिकॉज यू डोंट स्पेसिफाई वर्ड्स। तो ये वर्ड्स आने चाहिए, खाली आप लिख कर आओगे कि प्योर सब्सटेंस यानी क्या, विच कैन नॉट बी फर्दर सेपरेटेड। यार फर्दर सेपरेटेड होता है, मैं करके दिखाऊं फर्दर सेपरेटेड, कैसे ब्रेक डाउन करूंगी मैं इसको, मैं केमिकल रिएक्शन से ब्रेक डाउन कर सकती हूँ, राइट। H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करके मैं H2 अलग और O2 अलग कर सकती हूँ, तो मैं इसका ब्रेक डाउन जरूर कर सकती हूँ, पर फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकती, मुझे केमिकल प्रोसेस पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट में क्या आएगा कि प्योर सब्सटेंस यानी वो सब्सटेंसेस जिसको मैं फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकती बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, यानी मेरे पास अगर पानी है ना, तो मैं पानी को ऐसे हाथ से नहीं निकाल सकती कि चलो मैंने ना H2 निकाल दिया, मैंने O2 निकाल दिया, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं हम, है ना, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। तो हम फिजिकल प्रोसेस से नहीं निकाल सकते। इवेपोरेशन हो गया, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ कि इवेपोरेशन, चलो इवेपोरेशन में अगर मैं H2 को निकालना चाहूँ तो मैं H2 पूरा का पूरा उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, मैं उसको अलग नहीं कर सकती इवेपोरेशन से भी, बिकॉज इवेपोरेशन क्या एक फिजिकल प्रोसेस है, राइट। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए वो फिजिकल प्रोसेस है। तो जहां पे भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होते ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस में बच्चों, प्योर सब्सटेंसेस में आपको लिख लेना है कि फिजिकल प्रोसेस से आप फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। ठीक है, फर्दर ब्रेकडाउन इज नॉट पॉसिबल। प्योर सब्सटेंसेस यानी वो सब्सटेंसेस जिसको आप फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। अब दूसरी बारी आती है मिक्सचर की। मिक्सचर यानी क्या, इम्प्योर सब्सटेंसेस, दीज सब्सटेंसेस कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। एग्जाम्पल, मेरे पास नमक है, मेरे पास पानी है, अगर मुझे नमक और पानी को सेपरेट करना है, क्या मैं उसको सेपरेट कर सकती हूँ? यस, ऑफ कोर्स मैं सेपरेट कर सकती हूँ। कैसे सेपरेट कर सकती हूँ? बाय इवेपोरेशन। अब मेरे पास पानी है और मैंने उसमें नमक डाला, पूरी अच्छी तरीके से मैंने डिसॉल्व भी कर दिया, मतलब दिख भी नहीं रहा कि उसके अंदर मैंने नमक डाला हुआ है, उतना अच्छे से डिसॉल्व कर लिया। अब ये नमक सोल्यूशन दैट इज NaCl सोल्यूशन को मुझे अलग अलग करना है, दैट इज NaCl को अलग और पानी को अलग। तो मैं क्या करूंगी, मैं धूप में उसको रख दूंगी, टेरेस में जाके उसको धूप में रख दूंगी, तो फिर क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन से पानी तो उड़ जाएगा और बचेगा क्या प्लेट में, खाली और खाली नमक। तो यहाँ पे मैंने फिजिकल प्रोसेस के थ्रू कोई केमिकल रिएक्शन नहीं किया। क्या मैंने कोई केमिकल रिएक्टेंट या ऐड किया? यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, केमिकल रिएक्शन तो मैंने किया ही नहीं।
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस के थ्रू पूरा का पूरा पानी उड़ गया और NaCl और पानी क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो अगर मैं फिजिकल प्रोसेस से सब्सटेंसेस को अलग अलग कर सकती हूँ, सेपरेट कर सकती हूँ, ब्रेक डाउन कर सकती हूँ, तो मैं उसको बोलूंगी इम्प्योर सब्सटेंसेस यानी मिक्सचर्स। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम फिजिकल प्रोसेस से फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तब हम उसको बोलेंगे मिक्सचर्स। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस से हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तब हम उसको बोलेंगे मिक्सचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंड का हमने एग्जाम्पल नहीं लिखा बच्चों, हम लिख लेते हैं, यहाँ पे NaCl लिख लेंगे, H2O लिख सकते हैं, बहुत है, मतलब अनगिनत बहुत सारे कंपाउंड्स है ना। आप तो अभी कितने सारे कंपाउंड्स एवरीडे लाइफ में पढ़ते हो, लिखते हो, देखते हो, तो ये सब कंपाउंड्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो कंपाउंड्स हो गया, एलिमेंट्स हो गया, सिर्फ और सिर्फ ये ना मन में फिट कर दो, ये बात फिट हो जानी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए आप कि प्योर सब्सटेंसेस। अगर कोई बोले ना, अभी जैसे कि क्वेश्चन में लिखा गया है, वो क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन देखते ही आपको ऐसे क्लिक हो जाना चाहिए कि यार यहाँ पे तो लिखा है कि होमोजेनियस मिक्सचर्स आर प्योर सब्सटेंसेस। ये देख के ही आगे क्वेश्चन हमें छोड़ देना है, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट लाइन ही रॉन्ग दी गई है। तो एसर्शन क्या है, एसर्शन फॉल्स है, बस बात खत्म। तो यहाँ पे ना एकदम माइंड फटाफट चलना चाहिए। माइंड कब फटाफट चलेगा, जब आपके कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग होंगे, राइट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग होना चाहिए कि प्योर सब्सटेंस मतलब क्या, खाली और खाली एलिमेंट होना चाहिए, खाली और खाली कंपाउंड होना चाहिए, इसके सिवा कुछ भी अपने जीवन में प्योर सब्सटेंस नहीं है। दूसरे सारे क्या है, मिक्सचर्स में आ जाएंगे। मिक्सचर्स में क्या होता है, दो और बाइफर्केशन होता है, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर यानी क्या, कि मैं अगर वो मिक्सचर को बनाना चाहती हूँ और मुझे पता है कि इतना ये डालना है, इतना ये डालना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि अगर भेल बनानी है, ठीक है, भेल बनानी है, मैं एकदम कॉमन एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा। भेल बनानी है घर पे, अब मेरे घर पे अगर भेल बनती है कि मैंने वो कुरमुरा जो रहता है वो डाला, मैंने एक बाउल कुरमुरा डाला, एक बाउल मैंने टमाटर डाले, ठीक है, फिर मैंने उतना सॉल्ट डाला, एक पिंच सॉल्ट डाला, फिर मैंने क्या वो अनार डाले, ठीक है, वो सब चीज़ मैंने डाला। तो मुझे पता है, उसका कॉम्पोजिशन पता है, इतना प्रपोर्शन पता है कि यार मुझे ना एक बाउल ये डालना है, एक चम्मच ये डालना है, एक पिंच ये डालना है। तो जब मुझे प्रपोर्शन पता हो और वही प्रपोर्शन यूनिवर्सली फॉलो करता हो, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। एक और आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब एक और फीचर है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, कि आपको पता होना चाहिए कि यार ये मिक्सचर मुझे घुलमिल सा लग रहा है क्या। घुलमिल सा आप समझते हो, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऑरेंज जूस दिया, तो ऑरेंज जूस क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। बिकॉज मुझे वो ऐसा नहीं दिखेगा कि यार ऑरेंज ऐसे तैर रहे हैं, पानी अलग है, राइट, कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा, एकदम ही अच्छे से डिसॉल्व हुआ रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशंस बेसिकली कहाँ पर आते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर में। नेक्स्ट एग्जांपल एयर। अब एयर में मुझे ऐसे नहीं दिखेगा कि यार ये ना नाइट्रोजन इतना है, ठीक है, मैं नाइट्रोजन को निकाल दूं, ऑक्सीजन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, मुझे दिखता है क्या, नहीं दिखता है, राइट, मुझे नहीं दिखता है, मुझे उसके कंपोनेंट्स नहीं दिख रहे, वो एकदम अच्छे से घुल मिल गए, सारे कंपोनेंट्स एकदम एक रस हो गए, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ गया होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। फर्स्ट थिंग क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा। मेरे साथ रिपीट करना है आपको, ठीक है, खाली ऐसे वीडियो देखोगे तो नहीं चलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी पड़ेगी। जो भी मैं आपको पॉइंट्स लिख रही हूँ, यू शुड हैव बीन रिटन इन द नोटबुक, ठीक है, नोट्स बनाने हैं बच्चों, ठीक है, नोट्स बनाने हैं, वो एंड तक आपको काम आएगा। तो मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहली चीज
यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होना चाहिए वो मिक्सचर में, तब जाके हम बोलेंगे उसको होमोजीनियस मिक्सचर। देखो होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर यानी क्या? होमोजीनियस मिक्सचर यानी उसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, मुझे पता है कि इतना ये डालना है उतना ये डालना है, तो जब मुझे पता हो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरी चीज क्या है, मैंने आपको क्या बोली? दूसरी चीज ये बोली कि होमोजीनियस मिक्सचर में सारे कंपोनेंट्स एक साथ घुल मिल गए हैं, एकदम फ्रेंडली हो चुके हैं, और मुझे आइडेंटिफाई भी नहीं होगा कि अगर वो आ गया ना मेरे सामने, वो मिक्सचर आ गया ना, आई वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये कंपोनेंट से बना है और दूसरा ये कंपोनेंट है। मतलब मुझे समझेगा नहीं कि उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स है, उतना वो एक रस हो चुका है, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके एकदम कोई बोले ना तो ऐसे फटाफट ऐसे वो एग्जाम्पल्स आने चाहिए। होमोजीनियस मिक्सचर अगर किसी ने पूछ लिया तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहला एग्जाम्पल बोलोगे एयर। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या बोलोगे? एयर। दूसरा हो सकता है ऑरेंज जूस। ठीक है, वैसे बहुत सारे हैं, शुगर सोल्यूशन, मतलब जो भी सोल्यूशंस होते हैं बेसिकली वो क्या हो जाते हैं, वो एकदम डिजोल्व हो जाते हैं, राइट, घुल मिल जाते हैं, इसलिए हम उसको होमोजीनियस मिक्सचर में डालते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देती हूँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कैसे होता है? उसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता है। ठीक है, उसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि यार मुझे पता ही नहीं है कि कौन कहाँ पे जा रहा है, कौन कितना जा रहा है, मैं बस डाले जा रही हूँ, और वो यूनिवर्सली फॉलो होता भी नहीं है। जैसे कि सॉइल हो गया। अब सॉइल में मेरे पास अगर सॉइल आएगी तो आई कैन आइडेंटिफाई ना कि यार ये इतना लग रहा है, ये इतना लग रहा है, मतलब मुझे कॉम्पोनेंट्स दिख रहे हैं, वो एक साथ ऐसे घुलमिल नहीं गए हैं। सॉइल एक साथ घुलमिल सा नहीं लगता है अपने को, राइट। व्हेन यू सी अ सॉइल, हमें लगता ही नहीं है कि यार वो एक साथ एकदम घुलमिल गए, वो कभी भी नहीं होता। सॉइल की वो मतलब पहचान है कि उसमें दिखता है कि कंपोनेंट्स है, राइट, दिखते हैं वो। तो जब आपको दिख रहे हैं वो कंपोनेंट्स, तो उसका मतलब है कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो एक रस नहीं हुए हैं, घुलमिल नहीं गए हैं। दूसरी चीज कि उसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे आपको कॉमनली एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिखे हैं ना वो एकदम कॉमनली आस्क्ड एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? वो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपको कोई नहीं बोलेगा कि यार होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे कहानी लिखो, पैराग्राफ लिखो, शॉर्ट नोट लिखो। ये सब एकदम जुन्ने जमाने के सवाल है। अभी ये सब सवाल नहीं पूछेंगे एग्जामिनर आपको, अभी एकदम थोड़ा घुमा फिरा के, थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड पूछेंगे। तो आपको एग्जाम्पल बेस्ड पूछेंगे, आपको बोलेंगे कि यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस है, आप बताओ कि कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा हेट्रोजीनियस है। तो तब आपको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस में क्या क्या मैंने पढ़ा है। सबसे पहले तो एयर, ऑरेंज जूस, ठीक है, फिर आइस भी बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन है कि आइस क्या है, आइस होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है। तो आपको लिख के आना है आइस क्या है, होमोजीनियस है। जब आप देखो आइस को तो एकदम क्लियर दिखता है ना यार ये तो पानी से ही बना है, पानी मतलब क्या, H2O से ही बना है। हमें कोई कंपोनेंट्स ऐसे नजर थोड़ी आते हैं, आइज में कोई कंपोनेंट्स दिखते हैं क्या कि ये अलग है वो अलग है? नहीं, अलग कुछ नहीं दिखता, एकदम एक साथ आया हुआ है। एंड यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, हमें पता है कि H2O से ही बना है, दूसरा कोई चीज नहीं है उसमें, राइट। तो जब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो, एक रस हुआ हो, दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली सॉइल का ही पूछते हैं, सॉइल का उससे ज्यादा नहीं पूछते। सॉइल का पूछ लेंगे, फिर सैंड इन वाटर का पूछ लेंगे। तो सैंड इन वाटर वाला भी लिख लो एग्जाम्पल। तो उसमें सैंड इन वाटर वाला एग्जाम्पल में भी वही होगा कि इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बिकॉज जब सैंड इन वाटर रहेगा तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ना कि ये सैंड का लेयर है, ये पानी का लेयर है। यहाँ पे तो कंपोनेंट्स एकदम साफ साफ नजर आ रहे हैं, तो ये तो होमोजीनियस जरा भी नहीं होगा, ये तो क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा। बस फिर बस खत्म, समझ में आ गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? यस और नो? कॉन्फिडेंस आ रहा है खुद पे कि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते ना तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। तो कॉन्सेप्ट को एकदम किंग बनाना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन क्या लिखा गया था, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस सब्सटेंस आर प्योर। सबसे पहले तो यही स्टेटमेंट ही गलत है, बिकॉज मैंने आपको क्या बोला कि प्योर सब्सटेंसेस में केवल दो लोग आएंगे, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस को नहीं लेना है अपने को, प्योर सब्सटेंस में जरा भी इंक्लूड नहीं करना ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। तो ये तो असर्शन एकदम गलत, ठीक है।
तो ये 4 जब भी असर्शन रीजन आता है ना, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा स्मार्ट वे में आप सॉल्व किया करो, कि जब पता है आपको, ठीक है, स्टेटमेंट ही गलत लग रहा है, असर्शन ही गलत लग रहा है, तो रीजन पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, बिकॉज 4 ऑप्शन में से असर्शन इज फॉल्स वाला एक ही ऑप्शन होता है। आपको पता भी है कि नहीं बात? अगर नहीं पता तो ये ऑप्शंस एक बार पढ़ लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, बोथ बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ए भी सही है, आर भी सही है, पर हमारा तो ए तो गलत है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि ए एंड आर करेक्ट, पर आर इज नॉट गिविंग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो फिर से हमारा तो ए तो गलत है, तो ये भी नहीं आएगा। थर्ड क्या है, ए इज ट्रू, ए गलत है, तो ये नहीं आएगा। लास्ट ऑप्शन दैट इज ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये आएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन रीड करो, जब भी आप अटेम्प्ट करो ना असर्शन रीजन, और आपको लग रहा है कि असर्शन तो गलत है, तो आगे रीजन हमें पढ़ना ही नहीं है, सेव योर टाइम। क्योंकि हमें पता है ना कि यार 4 ऑप्शन में से ए इज फॉल्स वाला खाली डी ऑप्शन है, तो क्यों टाइम बर्बाद करना है रीजन को पढ़ने में और फिर सोचने में कि यार रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि नहीं, ये सब झंझट हमें करनी ही नहीं है, ठीक है। तो ए इज फॉल्स, बात खत्म, अपना ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? स्मार्ट वे में हमें सॉल्व करना है, कभी भी टाइम वेस्ट जरा भी नहीं करना है। एग्जाम में तो जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज एक एक सेकंड मायने रखता है, ठीक है। एक एक सेकंड में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस ला सकते हो इन योर मार्क्स। तो ज़रा भी मतलब टाइम पास नहीं होना चाहिए इन योर एग्जाम। एक एक सेकंड हमें मतलब जुटा के करना है, एकदम मतलब बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। देखो अब मैंने ना स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ही आपको एकदम बेस स्ट्रॉन्ग करवा दिया है, तब पूरा सेशन बहुत ही स्मूथ जाएगा, बिकॉज उसी के अराउंड ही क्वेश्चन सारे आए हैं, ठीक है। उसी के अराउंड वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया ना, इतने टाइम लेकर, मतलब इतना ज़्यादा टाइम हो गया, वही कॉन्सेप्ट पे हम लोग थे, पर एकदम क्रिस्टल क्लियर करवा दिया। अब उस पर 1000 सवाल आने दो, आप सॉल्व कर पाओगे, वो मेरी गारंटी है। अब जैसे ये वाला जो सवाल है वो वही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्या पूछ रहा है वो, होमोजीनियस कौन है। अब मैंने आपको बताया ना कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या फ़र्क है, और उसके मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी लिखवा दिए थे वही स्लाइड में। तो ये कॉमनली आज क्वेश्चन है, बस उतना करके जाओ। जैसे कि यहाँ पे आइज पूछा है, मैंने क्या बोला था आपको, आइज क्या है, होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है। मैंने क्या बोला था आपको, होमोजीनियस है, राइट। आइज देखकर मुझे थोड़ी समझेगा कि यार उसके अंदर क्या चीज़ है, मुझे तो एकदम एक रस लग रहा है ना, एकदम घुला मिला लग रहा है, तो यहाँ पे आइज क्या होगा, होमोजीनियस होगा, राइट। सैंड इन वाटर का भी एग्जांपल मैंने आपको समझाया था कि सैंड इन वाटर है तो मुझे तो क्लियर लेयर दिख रहे हैं कि यहाँ पे सैंड है, यहाँ पे वाटर है। तो जब आपको कंपोनेंट्स दिख रहे हैं कि अलग अलग है ऑलरेडी, तो यहाँ पे तो होमोजीनियस तो जरा भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हेट्रोजीनियस आएगा, है ना, हेट्रोजीनियस आएगा। सॉइल मैंने आपको क्या बोला था, सॉइल जब आप देखो तो उसमें तो कंपोनेंट्स दिखते हैं, है ना, कंपोनेंट्स तो दिखते हैं, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है ही नहीं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा अलग कंपोनेंट्स होंगे, ये एरिया में कुछ कम कंपोनेंट्स होंगे, यूनिफॉर्म तो होगा नहीं, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे खेती है, ठीक है, यहाँ पे नीचे सॉइल है। अब ये एरिया में जाओगे तो यहाँ पे अलग सॉइल दिखेगी आपको, थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे यहाँ पे अलग सॉइल दिखेगी आपको। तो सॉइल तो यूनिफॉर्म है ही नहीं, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हेट्रोजीनियस हो जाएगा। फिर से एयर क्या होगा, एयर होमोजीनियस, एकदम फेमस एग्जाम्पल बेटा, एकदम फेमस एग्जाम्पल। एयर पे आपके मतलब इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं और इतनी बार पूछते हैं वो लोग कि एयर क्या है, होमोजीनियस। बिकॉज बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि एयर है ना, एयर तो अलग अलग होता होगा, कि यहाँ पे ज़्यादा पल्यूटेड एयर रहेगा, वहाँ पे कम पल्यूटेड एयर रहेगा। ये हम बात नहीं कर रहे, पल्यूशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली एयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एयर के कॉम्पोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एयर का कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, हमें पता है कि कौन सी चीज़ कितनी है, क्या परसेंटेज हमें पता होता है, और वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, और हमें दिखता नहीं है, उसके कंपोनेंट्स हमें नहीं दिखते हैं। तो ये सारे फीचर्स किसके हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के हैं। तो ये एयर जो है ना, गलती से भी कभी हेट्रो मत मार्क करके आना प्लीज़, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एयर को कभी भी हेट्रो में मत कंसिडर करना, ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। आइज भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे ऑप्शन
1 and 4 आर सही, तो 1 and 4 वाला ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। Which of the following is an example of pure substance? Pure substance कौन सा है? Again, जो फर्स्ट स्लाइड मैंने आपको करवाई उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस है। प्योर सब्सटेंस क्या है? पूरा चैप्टर उसी पे रिवॉल्व करता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, वो सब मतलब। ठीक है, और दूसरे जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको मैं करवा दूंगी, उसका भी टेंशन मत लो आप। यहाँ पे क्या पूछा है? प्योर सब्सटेंस कौन है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस कौन है? प्योर सब्सटेंस यानी कि मैंने आपको क्या बोला था प्योर सब्सटेंस में? चलो जल्दी रिकलेक्ट करो। प्योर सब्सटेंस में मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि खाली 2 लोगों को याद रखना है। प्योर सब्सटेंस में खाली और खाली 2 लोगों को याद रखना है। एक तो आप याद रखोगे एलिमेंट को, दूसरा आप याद रखोगे कंपाउंड को, दूसरे किसी को भी याद नहीं रखोगे। ठीक है, जब प्योर की बात हो तब आपके मुंह से खाली 2 शब्द निकलने चाहिए, दैट इज एलिमेंट, दूसरा शब्द कंपाउंड। ठीक है, उसके अलावा कोई भी कंपाउंड मतलब कोई भी सब्सटेंस प्योर नहीं होता है। जैसे कि ब्रिक हो गया, अब ब्रिक थोड़ी कोई पीरियोडिक टेबल में आपको ब्रिक करके दिखा एलिमेंट? दिखा तो मुझे बताइए ज़रा। ठीक है, मुझे फोटो वोटो ज़रा सेंड करना कि मैम पीरियोडिक टेबल में सब ब्रिक लिखा है। नहीं होता है ना, ब्रिक है ही नहीं, एलिमेंट भी नहीं है, कंपाउंड भी नहीं है, ये क्या है? वो एक मिक्सचर है, राइट, मिक्सचर है वो। नेक्स्ट देखेंगे वुड। अब वुड भी क्या है? वुड भी कभी आपने देखा है? वुड थोड़ी कोई पीरियोडिक टेबल में होता, तो वो एलिमेंट भी नहीं है ना, एलिमेंट भी नहीं है, कंपाउंड भी नहीं है। बिकॉज कंपाउंड के लिए हमें पता होना चाहिए, फिक्स्ड प्रपोर्शन के एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये वुड कोई कंपाउंड नहीं है, राइट। इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स कि ये कंपाउंड आ रहा है, दूसरा कंपाउंड आ रहा है, तीसरा कंपाउंड आ रहा है, मिक्स करके वो वुड बन रहा है। तो वुड कैन बी अ मिक्सचर बट नॉट अ कंपाउंड। ठीक है, तो ये अगेन मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है। ऑल ऑफ दी अबाउ तो होगा नहीं बिकॉज ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। आयन, यस, आयन क्या है? आयन अपने पीरियोडिक टेबल का हिस्सा है, राइट। पीरियोडिक टेबल में आयन आता है। आयन का सिंबल क्या है? केमिकल सिंबल इज Fe, राइट, Fe। तो आयन क्या है? अपना एलिमेंट है, एंड एलिमेंट एज वी नो कि एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंसेस, एंड दैट इज व्हाई अपना ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज प्योर सब्सटेंस यानी एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट अपने को मिल गया, दैट इज आयन। ठीक है, समझ में आ गया? बच्चे अक्सर ऑल ऑफ द अबाउ एक्साइटेड होके ना ऑल ऑफ द अबाउ टिक करके आ जाते हैं, पर एक्साइटेड मत होना। ठीक है, खाली हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्योर सब्सटेंस मतलब एलिमेंट एंड कंपाउंड, तो ये सब दोनों को नहीं करके आना है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑल ऑफ द अबाउ इज एन ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? आप सभी ने घर में मम्मी को करते हुए देखा होगा, ये ऐसे 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 ऐसे। क्या है ये? जब मम्मी घी बनाने का प्रोसेस करती है ना, घी बनाने का प्रोसेस करती है, जहाँ पे मम्मी वो जो बटर रहता है उसको भी ऐसे वो अलग प्रोसेस है जिसमें हम घी बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम मिल्क से वो बटर बना रहे हैं। तो मिल्क को अगर हम फिर से सेम प्रोसेस, सेम है, प्रोसेस अलग नहीं है, प्रोसेस मतलब टेक्निक सेम है। ठीक है, हम लोग नॉर्मल भाषा में अलग चीज़ बोलते हैं कि वो ऐसे वो मिक्सर ग्राइंडर नहीं, हैंड ग्राइंडर जो होता है उससे ऐसे ऐसे करेंगे, वो हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। पर साइंटिफिक भाषा में हम वो प्रोसेस का नाम क्या बोलते हैं? ठीक है, थोड़ा सा याद करिए वो प्रोसेस का नाम क्या है। ये प्रोसेस का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इज द टेक्निक, ये याद रखेंगे सारे बच्चे कि सेंट्रीफ्यूगेशन इज द टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेट मिल्क। ठीक है, मिल्क और बटर का ये सब मतलब हटाना हो, सेपरेट करना हो, तो फिर हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, डन एंड डस्टेड। बिकॉज इस पे ना सवाल आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब वो सेपरेशन टेक्निक्स है ना, आपका एक टॉपिक है एनसीईआरटी में सेपरेशन टेक्निक्स, कि ये दोनों मिक्सचर को कैसे सेपरेट करोगे, ये दोनों मिक्सचर को कैसे सेपरेट करोगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स इन्वॉल्व, राइट, बहुत सारे फिजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। आपको अलग अलग प्रोसेसेस दिए गए हैं, जैसे कि डिस्टिलेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, फिर इवेपोरेशन हो गया। ये सारे प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं टू सेपरेट, राइट, सेपरेट द कॉम्पोनेंट, सेपरेट द सब्सटेंसेस। तो वैसा ही एक प्रोसेस है जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगेशन के मदद से
हम ये कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज। तो ये तो एज इट इज डेफिनेशन पे आपको सवाल पूछ लिया है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अगेन। तो जब भी हमें कैलकुलेट करना हो या हमें समझना हो कि यार ये पर्टिकुलर सोल्यूट कितना डिसॉल्व हो पाएगा, कोई भी सॉल्वेंट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास पानी है और मेरे पास सॉल्ट है, अब मुझे अगर सल्यूबिलिटी निकालनी है तो सल्यूबिलिटी को मैं कैसे डिफाइन करूंगी कि कितना नंबर ऑफ सल्यूट जा सकता है इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर पे सल्यूबिलिटी डिपेंड करती है। अगर देखो, ये तो हम किचन में बहुत बार देखते हैं, ठीक है, इट इज़ वेरी लाइक नॉर्मल साइंस कि अगर कोई भी चीज़ को मुझे जल्दी डिसॉल्व करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे शुगर पानी बना रहा है, मतलब चाशनी बनानी है, राइट, चाशनी बनानी है, रसगुल्ला बना रही हूँ और चाशनी बनानी है, और अगर मुझे वो शुगर और वाटर को जल्दी डिसॉल्व करना है, क्योंकि जब हम रसगुल्ला बनाते हैं तो मम्मी क्या करती है, चाशनी बनाती है तो वो गैस पे डालती है, यार पानी गैस पे डालती है और फिर शुगर डालती है। वो पूरा पूरा दिन वेट थोड़ी कर सकती है कि हाँ चलो शुगर पानी बनाना है, मतलब शुगर वाटर बनाना है, तो मैं पानी लूंगी नॉर्मल वाटर और उसमें शुगर डालती जाऊंगी। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट इट विल टेक सो मेनी आवर्स, राइट। तो इतना घंटा हम वेट करने से अच्छा क्या करेंगे, हम उसको गैस पे चढ़ा देंगे, गैस पे चढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है सल्यूबिलिटी। एंड अगर मैं आपको पूछूं कि सल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, तो आप क्या बोलोगे? इंक्रीज होती है, राइट, बिकॉज ये तो हमने लाइव देखा है कि जब भी मुझे चाशनी बनानी है और वो शुगर को जल्दी डिसॉल्व करना है तो मैं क्या करती हूँ, मैं टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ। इसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सल्यूबिलिटी। समझ में आ गया? एक बार लिख लेंगे, ठीक है, नोट पॉइंट लिख लेंगे सारे बच्चे अपने नोटबुक में। मैंने क्या बोला कि सल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूंगी तो सल्यूबिलिटी इंक्रीज जरूर होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो डिफाइन है इसका आंसर होगा सल्यूबिलिटी के सल्यूबिलिटी यानी क्या कि नंबर ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सल्यूबिलिटी। और सल्यूबिलिटी का दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि सल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो सल्यूबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया? यस। तो देखो यही सेम मैंने डायग्राम डाला है जस्ट बिकॉज आपको ऐसे इमेजिन हो और ज्यादा लंबे टाइम तक आपको ये याद हो जाए, ठीक है। तो अगर मेरे पास नॉर्मल पानी है या कोई भी पानी है, मेरे पास कोई भी सॉल्वेंट है, अगर मैं कोई भी सल्यूट डालती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने सॉल्ट डाला और मैं उसको डिसॉल्व कर रही हूँ, तो मुझे मिलेगा एक सल्यूशन, राइट, मुझे क्या मिलेगा? एक सल्यूशन मिलेगा। तो जब सॉल्वेंट एंड सल्यूट मिलकर एक कुछ बनाते हैं, कुछ चीज बनाते हैं, वो चीज को हम बोलते हैं सल्यूशन, ठीक है। तो ये एक ऐसा इक्वेशन पता होना चाहिए कि सल्यूट प्लस सॉल्वेंट विल गिव यू सल्यूशन, ठीक है। तो उसको जो वो डिसॉल्व हो रहा है ना, जो सोल्यूबल हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सल्यूबिलिटी। एंड सल्यूबिलिटी इज डिपेंडेंट टू टेम्परेचर, कि हाई टेम्परेचर होगा तो हाई सल्यूबिलिटी होगी। इज दिस अंडरस्टूड? यस। चलो, तो इसका आंसर तो हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्लासिफाई द सब्सटेंसेस गिवन इन द फिगर इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मतलब प्योर सब्सटेंसेस है यहाँ पे, सारे एकदम शुद्ध सब्सटेंसेस है, दैट इज प्योर सब्सटेंसेस है। अब ये प्योर सब्सटेंसेस को मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एलिमेंट है एंड कौन से कंपाउंड है। तो एलिमेंट मैंने क्या बोला था आपको कि एलिमेंट यानी जो पीरियोडिक टेबल में आता हो, एंड अगर पीरियोडिक टेबल में नहीं आता हो तो उसी का डुप्लीकेट कॉपी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल रुक जाओ, अगर नहीं समझ में आया जो मैंने अभी बोला, रुक जाओ, मैंने क्या बोला कि एलिमेंट यानी एक तो पीरियोडिक टेबल में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन है मेरे पास, हाइड्रोजन क्या होगा? एलिमेंट होगा, राइट, बिकॉज इट इज कमिंग इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल पे हमेशा आपको मतलब
सिंगल लोग ही दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन ऐसे अकेला कभी रहता नहीं है, मतलब उसका नॉर्मल स्टेट ही हमेशा वो डुप्लीकेट फॉर्म में रहता है, ठीक है, हमेशा वो H2 फॉर्म में रहता है, वो नॉर्मल में कभी भी H ऐसे नहीं रहता। सेम गोज विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी कभी खाली O नहीं रहता, वो हाईली एकदम रिएक्टिव रहता है, वो उसको हमेशा कोई ना कोई चाहिए रहता है, साथ ही चाहिए रहता है। तो दूसरा कोई ऑक्सीजन एटम के साथ वो रहता है, हमेशा ऐसे डबल में रहता है, वो कभी भी ऐसे सिंगल नहीं रहेगा। तो वो H2 होगा तो भी मैं उसको एलिमेंट में ही कंसिडर करूंगी। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये छोटी छोटी बारीकियां होती है जो हमें कंफ्यूज करती है। जब सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, तब आपको नहीं समझ में आता है कि यार मैंने पढ़ा तो है ये कॉन्सेप्ट एलिमेंट कंपाउंड, पर अब H2 आ गया या F2 आ गया या O2 आ गया, ऐसे सब ऐसा 2 वाले या 3 वाले ऐसे सब आ जाएंगे, तो तब क्या करोगे? O3 आ गया तो O3 को क्या करोगे आप? एलिमेंट में डालोगे, कंपाउंड में डालोगे? तो ऐसा सिनेरियो में भी आपको आना चाहिए आंसर देना, इसलिए मैं आपको हर सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको O3 आए ना, तो भी आप एलिमेंट में ही उसको लिखोगे। तो O3 हो, O2 हो, ठीक है, होना चाहिए खाली वही एटम, दैट इज द थिंग, ठीक है। एटम अलग हो गया, फॉर एग्जाम्पल H2O, अब H2O को मैं एलिमेंट में नहीं डाल सकती, बिकॉज ये हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। तो जब अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं और वो साथ में आते हैं, तो हम उसको बुलाते हैं कंपाउंड। समझ में आ रहा है? तो एलिमेंट अलग है, कंपाउंड अलग है। पर अगर वही एलिमेंट का डुप्लीकेट कॉपीज है, जैसे कि O है, एक एटम ऑक्सीजन का है, पर उसके साथ में और 2 एटम्स आ गए, तो चलेगा, उसको मैं कंसिडर कर सकती हूँ एलिमेंट में। पर ऐसा नहीं कि एक हाइड्रोजन आया, एक ऑक्सीजन आ गया, उसको एलिमेंट में डालो, ऐसा नहीं होगा। वो कहां पर जाएगा? फिर वो कंपाउंड में जाएगा। क्रिस्टल क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? यस। अब एक और चीज, एलोट्रोप्स जो होते हैं, एलोट्रोप समझते हो आप? फ्यूलेरिन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, जो कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं ना, तो एलोट्रोप्स भी क्या बुलाते हैं हम लोग सिंपल भाषा में? एलोट्रोप्स का मतलब है हमशक्ल। हमशक्ल, ठीक है। हमशक्ल क्या होते हैं कि वही है, एलिमेंट वही है, बस उसका रूप अलग कर दिया है। जैसे कि कार्बन है तो वही कार्बन ना। जैसे कि ग्रेफाइट है, जो पेंसिल का नॉक रहता है, वो ग्रेफाइट से बना रहता है। अब ग्रेफाइट क्या बोलते हैं हम लोग? इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इसका मतलब है कि ये कार्बन का ही हमशक्ल है ना, ठीक है, कार्बन का ही हमशक्ल है ना। तो कार्बन को मैं अगर एलिमेंट में डाल रही हूँ, तो उसके एलोट्रोप्स को भी मैं एलिमेंट में डाल सकती हूँ, ठीक है, समझ गया? तो एलिमेंट में मैं क्या क्या डाल सकती हूँ? एक तो मैं एलिमेंट को वो सिंगल फॉर्म में रहेगा तो डाल सकती हूँ। दूसरा, अगर वो डबल, ट्रिपल, चौबल, 5 लेकर, मतलब कोई भी फॉर्म में रहेगा तो भी मैं डाल सकती हूँ एलिमेंट को, ठीक है, पर उसी का एटम रहना चाहिए। जैसे कि अगर P5 हो गया, P5 हो गया, तो P5 को भी मैं रख सकती हूँ, किसमें? एलिमेंट में रख सकती हूँ, कंपाउंड में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि है तो फॉस्फोरस का एटम ही ना। समझ रहे हो? तो दूसरी कंडीशन वो हो सकती है एलिमेंट की। तीसरी कंडीशन एलोट्रोप वाली कंडीशन। समझ में आ गया? तो ये 3 कंडीशन में मैं एलिमेंट में ही डालूंगी उसको। अब कंपाउंड, कंपाउंड तो ईजी है। कंपाउंड में तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अलग एलिमेंट है, वो अलग एलिमेंट है, तो उसको मैं कंपाउंड में डालूं, ठीक है। तो इतना डिटेलिंग में आपको करवा दिया भाई, बहुत डिटेल हो रहा है ये लेक्चर, ओके, पर आपका भला ही हो रहा है। ऐसे सब क्वेश्चंस जब आते ना एग्जाम में, तब सॉल्व नहीं कर पाते, तो फिर उसका दुख, दर्द, पीड़ा आई कैन अंडरस्टैंड, एंड दैट इज वाई आई डोंट वांट यू ऑल टू सफर। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें याद रखनी है, ठीक है। एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, ऐसा सिनेरियो आएगा तो किस में डालेंगे, एलिमेंट में डालेंगे, कंपाउंड में डालेंगे, ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। ओके, चलो क्वेश्चन में आ जाएंगे अब। कॉपर, सबसे पहले कॉपर, चलो एक एक को हम क्लासिफाई करेंगे। कॉपर, कॉपर क्या है? पीरियोडिक टेबल में आता है, राइट, तो इसको मैं एलिमेंट में लिखूंगी। NaCl, NaCl क्या है? कंपाउंड है, राइट, NaCl कंपाउंड है, Na अलग एलिमेंट है, Cl अलग एलिमेंट है, ऐसे कैसे मैं उसको एलिमेंट में डालूं, राइट, तो इट इज कंपाउंड। F2 चलेगा कि नहीं चलेगा, कि कंपाउंड में डालूं? नहीं नहीं चलेगा, चलेगा, है ना, चलेगा, एलिमेंट में चलेगा। जिंक तो पीरियोडिक टेबल में है, ये भी एलिमेंट हो गया। यहाँ पे O2 चलेगा, चलेगा एलिमेंट में? यस, चलेगा, चलेगा, तो यहाँ पे ये भी हम एलिमेंट में डालेंगे। Hg यानी क्या? मर्क्यूरी भी एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में आता है। डायमंड क्या है बेटा? डायमंड इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन,
चलेगा कि नहीं चलेगा कि एलिमेंट के कंपाउंड में डालूं? एलिमेंट में डालेंगे ना, राइट, बिकॉज इट इज अ हमशक्ल ऑफ कार्बन। तो हमशक्ल ऑफ कार्बन है, तो कार्बन को अगर एलिमेंट में डाल रहे तो उसके एलोट्रोप को भी हम कहाँ पे डालेंगे? एलिमेंट में ही डालेंगे। नेक्स्ट इज CaCO3। देखो यहाँ पे तो ये Ca कैल्शियम अलग है ना, अलग है एलिमेंट। ये क्या है? C मतलब क्या? कार्बन, ये भी अलग एलिमेंट है। ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ, इसका मतलब है इट इज अ कंपाउंड। H3O ये भी अलग अलग है। H मतलब हाइड्रोजन अलग एलिमेंट, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट, इसका मतलब है ये क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। सो हमने सब हो गया ना, सब हो गया, ये सब हो गया क्लासिफाई। मस्त मज्जा। चलो नेक्स्ट सवाल, assertion reason अगेन, assertion reason assertion पढ़ते हैं। अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथेनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके भी एक सेपरेशन टेक्निक होती है, जैसे कि हमने देखा कि डिस्टिलेशन होता है, इवेपोरेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, एड्सॉर्प्शन होता है, बहुत सारी टेक्निक्स होती है। उनमें से एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम तब यूज करते हैं जब दो जो हम मतलब करना चाहते हैं ना, अलग अलग जो कंपोनेंट्स अलग अलग करना चाहते हैं ना, वो अलग कंपोनेंट्स के दोनों बॉइलिंग पॉइंट्स आसपास में हो। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, एसीटोन एंड मिथेनॉल है मेरे पास, ठीक है। एसीटोन एंड मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो एसीटोन का 60 डिग्री सेल्सियस होता है, मिथेनॉल का 65 डिग्री सेल्सियस होता है। तो है एकदम मतलब माइन्यूट डिफरेंस है, राइट। ये 60 ये 65, 5 डिग्री का डिफरेंस है, तो बहुत ही कम डिफरेंस है। तो जब ऐसे कंपोनेंट्स हो जिसमें दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स आसपास हो, तब हम यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। ये नोटबुक में आपको लिख देना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज वी वांट टू सेपरेट द कंपोनेंट्स which are having more or less similar boiling points. एग्जाम्पल क्या हो गया? एसीटोन एंड मिथेनॉल। मिथेनॉल को हम मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, जस्ट टू क्लियर, ठीक है। तो मिथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन का मिक्सचर अगर आपको दे दे और बोले कि सेपरेट करो, तो आपको देखना है कि यार ये दोनों का तो सेम बॉइलिंग, सेम नहीं है पर सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट है। तो ऐसे कंपोनेंट्स को मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से अलग अलग कर सकती हूँ। तो असर्शन सही है कि नहीं? यस, सही है। डिफरेंस बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लेस, ये भी सही है। तो यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, राइट, कि क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट्स एकदम सिमिलर है, मोर और लेस सिमिलर है, डिफरेंस है ही नहीं इतना, वेरी लेस, एंड दैट इज वाई वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है सभी को? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटेलॉइड्स? पीरियोडिक टेबल में आपको 3 प्रकार दिखेंगे एलिमेंट्स, यस, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स। मेटल जैसे कि लोखंड हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे क्या है? ये सारे मेटल है। नॉन मेटल कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? ये सब नॉन मेटल्स है। जो मेटल में भी नहीं जा रहा, नॉन मेटल में भी नहीं जा रहा, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज वो दिखा रहा है। कभी कभी मेटल जैसे बिहेव करता है, कभी कभी नॉन मेटल जैसे बिहेव करता है, तो उसको हम अलग डाल ही नहीं सक रहे, ठीक है। मेटल में नहीं डाल सकते, नॉन मेटल में नहीं डाल सकते, इसलिए हमने थर्ड कैटेगरी बनाई, दैट इज मेटेलॉइड्स। तो मेटेलॉइड्स में वैसे आएंगे जो कि दोनों के प्रॉपर्टीज शो करते हैं, थोड़ा वो मेटल जैसा बिहेव करता है, थोड़ा वो नॉन मेटल जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स। अब मेटेलॉइड्स के एग्जाम्पल है ऑक्सीजन ना, मैंने आपको क्या बोला? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज अ प्योर नॉन मेटल, ठीक है, प्योर नॉन मेटल है वो। क्लोरीन क्या है? इट इज ऑल्सो अ प्योर नॉन मेटल, ठीक है। कार्बन भी प्योर नॉन मेटल। अगर हम बोरॉन की बात करें तो यस, इट इज अ मेटेलॉइड। इट शोज बोथ ऑफ द प्रॉपर्टीज, कभी वो मेटल जैसे बिहेव करता है, कभी वो नॉन मेटल जैसे बिहेव करता है, तो उसको हम किस में डालेंगे? मेटेलॉइड में डाल देंगे, ठीक है। तो हो गया ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड
to 15 grams of salt to obtain 15% of solution. देखो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट करो, ठीक है. आपको कंसंट्रेशन पे आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स और बहुत इजी होता है. जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व यू फाइंड इट डिफिकल्ट. पर अभी के 2 मिनट आप खाली अटेंशन दो. आई नो कि यू विल बी लाइक एकदम कि हाँ मैम अब तो कोई भी आप न्यूमेरिकल दे दो हम सॉल्व कर लेंगे, ऐसा आपका एटीट्यूड हो जाएगा, ठीक है. तो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे. सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 15 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट. अब 15 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट बोला है, इसका मतलब है कि क्या, किसका मास बोला है मुझे, चलो फटाफट जब बोलो कि अगर मुझे 15 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट बोला है, इसका मतलब है कि मुझे किसका मास दिया गया है, मुझे सॉल्यूट का मास दिया गया है कि मुझे सॉल्वेंट का मास दिया गया है, मुझे सॉल्यूट का मास दिया गया है, राइट. तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन इज मास ऑफ सॉल्यूट, राइट, मास ऑफ सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूट में मैं क्या लिखूंगी, इट इज 15 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है, 15 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट. अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपने को फाइंड करना है वाटर कितना ऐड करेंगे. तो बस आपको यही पूछा है कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, ये अपने को फाइंड करना है. आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, राइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, कितना है कॉन्सेंट्रेशन, इट इज 15%. अब ये सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला, ठीक है, इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला है भी नहीं, एक फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. अब यहाँ पर मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऑलरेडी दिया गया है, दैट इज 15. मास ऑफ सोल्यूट भी मुझे ऑलरेडी दिया गया है, दैट इज 15, राइट. 15 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट बोला है ना, तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट 15 हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन 15 बिकॉज 15% दिया गया है. मास ऑफ सोल्यूशन, अब मैंने आपको बताया था कि सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट. तो अगर मुझे मास ऑफ सोल्यूशन फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगी, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. अब मास ऑफ सोल्यूट में मुझे मास ऑफ सोल्यूट तो दिया गया है ना, दैट इज 15. मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया गया, वही तो मुझे फाइंड करना है, तो मैं उसको x डाल दूं, ठीक है, x डाल देती हूँ. ये समझ रहा है ना आपको मैंने ये क्यों लिखा, 15 प्लस x कहाँ से आया, 15 क्या है, 15 इज मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि मुझे मास ऑफ सोल्यूशन बोला है, तो मास ऑफ सोल्यूशन यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो सोल्यूट कितना है, मास 15 है, प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास मुझे निकालना है, मुझे नहीं पता, एंड दैट इज मैंने x को कंसिडर किया, ठीक है, समझ गया. ये मैंने क्यों लिखा, इनटू 100 एज इट इज लिखा. अब मुझे x निकालना है, थोड़ा ऐसा शिफ्टिंग करना पड़ेगा ताकि मुझे ये x मिल जाएगा. अब ये 15 है ना, ये ऊपर वाला 15, इसको नीचे लेके आ सकते हैं, 15 तो एज इट इज रहेगा, ये 15 को नीचे आ सकते हैं. ये देखो मुझे आगे करने की जरूरत भी नहीं है वैसे, क्योंकि ये पूरा मैथ्स है, उतना तो मैथ्स आपको भी आता है, पर मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो वीक है मैथ्स में, एंड इफ आई वोंट डू इट तो वो लोग भी नहीं करेंगे, वो लोग भी ऐसे ही न्यूमेरिकल छोड़ देंगे. तो आई डोंट वांट कि ऐसा हम आधा अधूरा काम करें, मुझे सख्त नफरत है ये सब चीज़ से, कैसे आधा अधूरा काम हम करके हम छोड़ दे. करना है तो एकदम अच्छे से करो, बेस्ट काम करो, नहीं तो फिर मत करो. तो न्यूमेरिकल अगर स्टार्ट किया है तो अच्छे से करना है आपको भी, ठीक है. नोटबुक में अगर आप भी आलस कर रहे हो कि मैम आता है यार, मैम नेक्स्ट जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है. अभी नहीं करोगे तो आप एग्जाम में भी नहीं करोगे. तो यहाँ पे सिस्टमैटिक वे में करना है. 15 यहाँ पे, 15 नीचे लेके आ गए, 1/15 प्लस x, ठीक है, इंटू 100. अब क्या करेंगे, 15 तो कैंसिल हो जाएगा, राइट, 15 कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पे ये जो 15 प्लस x है ना, मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगी. तो कितना मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, आप, मुझे पता है आप लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं हो, पर मुझे चाहिए कि मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप करवाऊँ ताकि आप एकदम वो मंजिल में पहुँच जाओ, ठीक है. तो यहाँ पे 15 प्लस x है, 15 प्लस x है, यहाँ पे 100 आ जाएगा, राइट. तो अब x इज इक्वल टू 100 माइनस 15, बिकॉज
हमने वो सब चीज़ सफ़र की है ना, तो इसलिए वो दुख दर्द पीड़ा समझते हैं। जब हम स्कूल में थे तब ऐसे टीचर्स होते थे कि आप कर लेना खुद, अगर डाउट पूछना चाहते तो नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, इतना नहीं आता क्या, ये सब मतलब ऐसे जब जवाब मिलते ना टीचर्स से तो बहुत बुरा लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाता है। तो मुझे वो सारी मिस्टेक्स नहीं करनी, बिकॉज आई एम अ टीचर, आई डोंट वांट टू रिपीट ऑल दीज मिस्टेक्स। एंड जो भी स्ट्रगल आई एज अ स्टूडेंट, मतलब मी एज अ स्टूडेंट, जो मैंने फेस किया वो आपको फेस ना करना पड़े, ठीक है, उतना मेरा मोटिव है। खाली बस टीचर बनने का वही मोटिव है कि जो मैंने फेस किया वो मेरे स्टूडेंट्स फेस ना करे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, है ना, आपको तो मिल गया, बहुत ज्ञान हो गया ना, बहुत हाई लेवल ज्ञान ज्ञान की बातें हो जाती है बीच बीच में। तो 85 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट मिल गया अपने को, इसका आंसर मिल गया। यस, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, तो आंसर होगा इसका 85 grams of water. Okay, yes, okay, done. Next, again assertion reason. वाह 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 वाह, लॉटरी लग रही है आपके assertion reason की। True solution exhibits Tyndall effect. अब Tyndall effect तो पता होगा ना, उसे टॉर्च मार के ऐसे वो सोल्यूशन, मतलब नॉट सोल्यूशन, ठीक है, केमिस्ट्री में सोल्यूशन वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर लफड़े हो जाते। तो सोल्यूशन नहीं है वो, ठीक है, सबसे पहली बात कि सोल्यूशन नहीं है वो, मिल्क में करते हैं टिंडल इफेक्ट, है ना, क्योंकि वो कोलॉइड है। तो कोलॉइड आर द बेस्ट चीज़ जिसमें आप टिंडल इफेक्ट देख सकते हो, और बेस्ट एग्जांपल है मिल्क। तो मिल्क में अगर आप टॉर्च मारोगे तो वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है, राइट। तो सोल्यूशन, क्या ट्रू सोल्यूशन एग्जिबिट करता है टिंडल इफेक्ट? तो असर्शन क्या है, असर्शन राइट है? नहीं, असर्शन रॉन्ग है। तो यहाँ पे मैं तो रीजन तो पढ़ूंगी ही नहीं, राइट, बिकॉज रीजन पढ़ने का पॉइंट ही नहीं है, असर्शन रॉन्ग है, तो अपना ऑप्शन डी सही है। पर और थोड़ा इस पे बोलते हैं, ठीक है, रिसर्च करते हैं, थोड़ी बातें करते हैं इस पे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं। टिंडल इफेक्ट जो होता है, मैंने कहा कि कोलॉइड में ज़्यादा देखा जाता है, सोल्यूशन में इसलिए नहीं देखा जाता है। इसका रीज़न समझो कि सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। आपको मैं कंपैरिजन दिखाती हूँ, देखो कंपैरिजन देखो आप, यहाँ पे सोल्यूशन है, ये कोलॉइड है और ये सस्पेंशन है। आप देख रहे हो यहाँ पे सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज देख रहे हो आप, एज कम्पेयर टू सोल्यूशन का पार्टिकल साइज। सोल्यूशन में इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इतने माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं कि वो जो टॉर्च आप डालोगे उसको स्कैटरिंग करने के लिए मिलेगा ही नहीं। कोई पार्टिकल तो होना चाहिए ना यार, मतलब बैरियर होगा तो वो उसको ऐसे बैरियर को ऐसे टक करके जाएगा, पर कोई है ही नहीं यहाँ पे, इतने इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उसको क्या टक करके जाएगा। तो ट्रू सोल्यूशंस विल नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। कोलॉइड और सस्पेंशन यस टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन रॉन्ग है, और रीजन देखो, रीजन पढ़ते हैं, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, तो यस इट इज ट्रू कि पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, एंड दैट इज वाई ये ट्रू सोल्यूशन नहीं दिखाते हैं टिंडल इफेक्ट। ओके, अच्छा, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय आ चुका है गाइस। तो खत्म, टाटा गुड बाय आ चुका है, इसका मतलब है अपना सेशन भी खत्म हो चुका है। तो खत्म हो गया, मस्त में अभी मज्जा करना है, मज्जा एज इन जो भी पढ़ाई बाकी है आपकी वो करना है, बिकॉज ये चैप्टर का तो लोड खत्म, बिकॉज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है अपना, हर एक कोना ऑफ द चैप्टर इज डन। एंड इवन आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर ऑफ द फुल सिलेबस, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी रेडी टू आंसर यू ऑल, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो नेक्स्ट सेशन में भी आपका मैं डाउट ले सकती हूँ, तो ज़रूर कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा, ओके। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलता है, तो उसका आप आनंद उठा सकते हो। तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अस, ओके। तो कीप स्माइलिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।